गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय एक बुक से शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास। संसाधन है, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें। इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं, जैसे सूर्य प्रकाश, जल, वायु। ये पदार्थ होते हैं, इनका हम बार बार अपने जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। हमारे पर्यावरण क्या होता है? एक ऐसा वातावरण जिसमें हर प्रकार का जीव और जंतु पाया जाता है, ऐसा वातावरण पर्यावरण है। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। जो हमारी चीज़ पूरी हो जाती है वह आवश्यकता पूरी हो जाती है, और जो नहीं पूरी होती वह इच्छा ही रहती है। जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कोई भी एक क्रिया से दूसरी क्रिया करना प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य होती है, एक संसाधन कहलाते हैं। जो मिल जाए वो संभव है, सांस्कृतिक एक मानव द्वारा क्रिया करने के बाद उसे संसाधन रूप लेते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंधी नीति है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों और प्राकृतिक उपहार समझते हैं? जो प्रकृति ने हमें उपहार दिए हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, सूर्य प्रकाश है, जल है, वायु है, ये एक उपहार है हमारे प्रकृति ने हमें सबको दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, ऐसा नहीं कि मनुष्य ने इनको बनाया, नहीं, ये प्रकृति ने अपने आप बने हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव भी एक संसाधन है, वो इनका प्रयोग करता रहता है। वे पर्यावरण यानी कि कोई चीज़ साध्य है, कोई साधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों संसाधन परिवर्तित करने हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर जैव जैव, समाप्यता समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय, योग्य और अनयोग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित और भंडार और संचित। ये टेबल कल की वीडियो में हमने पहले पढ़ी हुई है। संसाधनों के प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा जैव और अजैव। इन संसाधनों की प्राप्ति, जैव जो है प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जिनमें जीवन व्यापक है, जो अपने जैसा जीवन उत्पन्न करते हैं। मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये अपना जीवन जो सांस लेते हैं, चाहे कैसे लेते हैं और क्रिया करते रहते हैं, वे जैव संसाधन थे। अजैव वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं में बने होते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण चट्टान और धातुएं निर्जीव वस्तु होती हैं, अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक किसी भी क्रिया द्वारा नवीकृत पुनः कोई चीज चालू होना उत्पन्न किया जाता है, उसे नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण सौर ऊर्जा, सूर्य द्वारा जो सूर्य ऊर्जा मिलती है, पवन ऊर्जा, जल द्वारा, वन और वन्य जीवन द्वारा हमें कोई न कोई चीज़ उत्पन्न होती रहती है। एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया, दूसरी से तीसरी क्रिया लगातार चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती इनकी चीज़ें। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रभाव यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी और समाज के लिए भी प्रभाव संसाधनों में विभाजित किया जाता है, अनेक चीज़ों में इनका प्रयोग करते हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इन संसाधनों विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक, एक लंबे जीवन के लिए वैज्ञानिक अंतराल में होता रहता है, यानी कई कई सालों में इनका निर्माण होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनका कई कई लाखों सालों तक दबे रहते हैं, तब जाकर इनका निर्माण होता है। बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय, कुछ संसाधन जीवाश्म ईंधन अचक्रीय, वे एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे कोयला है, जलने के बाद राख या धुआं बन जाता है, उड़ जाता है। ऐसे ही आपकी गाड़ियों में पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, डलती है और जलता रहता है और धुआं निकलता रहता है और वो खत्म हो जाता है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर, एक निजी आदमी खुद
बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं, यानी टैक्स भरते रहते हैं। जमीन का टैक्स आता रहता है, वो हम जमा करते रहते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं। बहुत से लोग भूमिहीन, किसी के पास जमीन है, किसी के पास जमीन नहीं होती। शहरों में लोग भूखंड, घरों अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, यानी घर जो है उनकी खुद की जायदाद होती है। बाग है, चरागाह, जहाँ पशुओं को चराने के लिए एक समूह, एक एरिया छोड़ दिया जाता है, वो चरागाह क्षेत्र। तालाब, कुएं, जल आदि संसाधन निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण कहे गए हैं। कुछ आदमी इनको अपने बना लेते हैं और उनको अपने आप प्रयोग करते हैं। कुछ सामूहिक होते हैं, जैसे सभी वहाँ पर कुओं से पानी ले सकते हैं, तालाब में अपने पशुओं को या और कोई भी कार्य कर सकते हैं, जा सकते हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, वे संसाधन समुदाय के सभी देशों में उपलब्ध होते हैं। गांव की सामलात भूमि, यानी गांव की सभी पूरे गांव के लिए सामलात भूमि होती है। चारण भूमि, जहां पशुओं को चराने के लिए। शमशान, जहां मुर्दे को मृत होने के बाद दाह संस्कार के लिए शमशान भूमि ले जाया जाता है भूमि। तालाब इत्यादि में। और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क होते हैं, जहाँ घूमने फिरने के लिए सुबह शाम लोग जाते हैं। सार्वजनिक पार्क होते हैं। पिकनिक स्थान, सतल, खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, ये सार्वजनिक होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। देश की सरकार कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर देती है। आप देखा होगा कि सड़कें हैं, गवर्नमेंट ने बनाई है, सरकार ने बनाई है, तो उनका हम सभी प्रयोग करते हैं। नहरें हैं, नहरों में पानी आता है, सभी प्रयोग करते हैं। कोई खेतों में करता है, कोई नहाने के लिए, कोई कपड़े धोने के लिए। रेल लाइन है, रेल लाइन में भी सभी आदमी आ जा सकते हैं, ये सार्वजनिक होती हैं, राष्ट्र की बनाई होती हैं, पूरे देश के लिए। व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र, इसमें पाए जाने वाले संसाधन की राष्ट्रीय संपदा कहे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधन नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से पर एक खुले महासागरीय संसाधन में किसी देश का अधिकार नहीं। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में दूर हिंद महासागर, जो भारत के नीचे, दक्षिण भारत के नीचे तलहटी में, हिंद महासागर तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की पहचान नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो विदेशों से हमने कोई भी चीज ली हुई है, विकास के स्तर के आधार पर है। संभावी, यह चीज है, संभव है। यह वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया, यानी ये हैं तो संसाधन का हम प्रयोग नहीं किया है आज तक। उदाहरण के तौर भारत के पश्चिमी भाग में, यानी पश्चिम भाग गुजरात साइड में, राजस्थान और गुजरात में पवन हवा जो बहुत ज़्यादा तेज चलती है, सौर ऊर्जा संसाधन अपार संभावना है, बहुत ज़्यादा तेजी से, सूर्य प्रकाश भी है और पवन बहुत ज़्यादा है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, यानी कि आज तक इनका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सके हैं। विकसित संसाधन, वे संसाधन का सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करना, पहले उनको जांचो या पर ये चीज़ है किया जा सकता, परंतु और उनके उपयोग की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी कितनी है, मात्रा निर्धारित कितनी मात्रा में ही विकसित संसाधन कराते हैं। संसाधन विकास प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, उनकी संभावना के स्तर पर निर्भर करता है। भंडार यानी स्टोरेज करो कि वो चीज़ आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखें। भंडार करेंगे, आगे काम आ जाएगी। अगर आप प्रयोग कर देंगे तो आगे खत्म हो जाएगी। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। भंडार में शामिल उदाहरण के लिए जल, 2 ज्वलनशील गैसों, यानी जल है, जो ज्वलनशील गैस होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आप बार में अगर वो स्टोरेज ना होती तो आज जो महामारी फैली हुई है, हम ऑक्सीजन का कितना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। हर आदमी ऑक्सीजन के लिए देख रेख कर रहा है कि कैसे ऑक्सीजन को बचाया जाए। और ऑक्सीजन कहाँ से अवेलेबल है? अब विदेशों से भी हम ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा कट चुके हैं,
ऑक्सीजन का कमी हो चुकी है, तो यह ऑक्सीजन जरूरी है। तो यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो जीवन दे सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। यानी कि हमें पहले ये नहीं सोचा कि इसको बचा के रखें, कि कैसे इसको स्टोरेज करें और कैसे हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। तो ये चीज़ें हमें जरूरी है, कैसे इनको बचाना चाहिए। संचित कोष है जो जमा होता है, ये संसाधन भंडार का एक हिस्सा होता है। भंडार पहले स्टोरेज की, ये और भी मुख्य क्षेत्र है कि किस क्वालिटी के द्वारा, यानी कि ये चीज़ खराब ना हो, संचित कोष से हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाता है, यानी कि और ज़्यादा स्टोरेज किया जाए। भंडार से हमें क्या है कि स्टोरेज होगी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। संचित निधि का जब कभी बिल्कुल ही भी हमारे पास नहीं जाए, वहाँ से तब उस चीज़ से निकाला जाता है संचित कोष से। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नदियों में जो जल बहता है उससे हम बिजली बनाते हैं, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर, बहुत ही छोटे पैमाने पर हम इसका प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार बांधों में बांध बनाया जाता है और बांध से बिजली बनाई जाती है। बिजली बनने के बाद वो पानी फिर सिंचाई के लिए चलता है। वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता